नमस्कार। सभी दर्शकों का हिंदी सरिता कार्यक्रम में स्वागत है। दर्शकों, विज्ञान एक ऐसा शब्द है जिसे सभी ने सुना है। ये विज्ञान हम अपनी जिंदगी में रोजमर्रा की जिंदगी में भी उपयोग करते हैं और अपने चारों तरफ इसका उपयोग देखते हैं। ये विज्ञान अपने मौलिक सिद्धांतों और गणित की गणनाओं पर कार्य करता है। ये मौलिक सिद्धांत और गणित की गणनाएं एक सामान्य आदमी को समझने में बहुत कठिनाई होती है। आज हिंदी सरिता कार्यक्रम के अंतर्गत मैं इन्हीं विज्ञान की जो मौलिक सिद्धांत हैं और जो गणित की गणनाएं हैं उनको कैसे सरलीकृत किया जा सके, इसी विषय पर चर्चा करेंगे। और इसके चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में आज जो मेहमान पधारी हैं वो हैं डॉक्टर सुब्रता मिश्रा। डॉक्टर सुब्रता मिश्रा जी, आपका स्वागत है। डॉक्टर सुब्रता मिश्रा, जिन्होंने वनस्पति शास्त्र से डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर से एमएससी और विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन से पीएचडी की है। डॉक्टर सुब्रता मिश्रा शोधार्थी विद्यार्थी, एक उत्कृष्ट शोधार्थी विद्यार्थी थी, परंतु उन्होंने शोध कार्य के लीक से हटकर लेखन कार्य को अपना कैरियर बनाया और उस कैरियर में भी उन्होंने हिंदी का चुनाव किया। आज सुब्रता मिश्रा वर्तमान में गोवा में रहकर हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए कार्य कर रही हैं। यदि हम डॉक्टर सुब्रता मिश्रा की पुस्तकों के बारे में बात करें तो हिंदी और अंग्रेजी में अभी तक उनकी 25 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। डॉक्टर सुब्रता मिश्रा ने विज्ञान के मौलिक सिद्धांतों और उनके अनछुए पहलुओं को सरलीकृत करते हुए विज्ञान के प्रसार के साथ साथ हिंदी का भी प्रचार किया है। उनके इस लेखन के लिए वर्ष 2014 में उन्हें उनके द्वारा लिखित पुस्तक भारतीय अंटार्कटिक संभार तंत्र के लिए तत्कालीन महामहिम राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त उन्हें मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा युवा लेखन पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है और भी कई राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त डॉक्टर सुब्रता मिश्रा अपने व्याख्यान के माध्यमों से देश के भिन्न भिन्न संस्थानों में हिंदी के साथ साथ विज्ञान के प्रचार प्रसार में कार्य कर रही हैं। आइए हम आज उनसे इसके बारे में कुछ चर्चा करते हैं। डॉक्टर सुब्रता मिश्रा जी, आप एक शोधार्थी, वनस्पति शास्त्र की एक शोधार्थी छात्रा रही। आपने अपना शोध कार्य छोड़कर लेखन का कार्य प्रारंभ किया और वो भी हिंदी में। इसका क्या कारण है? आपने पूछा कि मैंने हिंदी में ही विज्ञान का लेखन क्यों शुरू किया, तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि जो लेखन है वो मैंने बचपन से ही लिखना शुरू कर दिया था। मैं तीसरी कक्षा में थी, उस समय मैंने एक हिंदी में कविता लिखी थी, चोटी कविता, और वहाँ से मैं समझती हूँ कि मेरा लेखन का जो कार्य था वो शुरू हुआ। और क्रमशः परिष्कृत होते हुए जब मैं शोधार्थी बनी तो जो विषय थे मेरे वो प्रारंभ में तो समसामयिक विषय थे, दैनिक भास्कर, नवभारत, उस समय समाचार पत्र आते थे, उसमें मेरे छपा करते थे। लेकिन क्रमशः जब मैं पीएचडी की तरफ बढ़ी तो मेरे जो लेखन का विषय था वो विज्ञान की तरफ सीमित होता चला गया। और जहाँ तक ये बात है कि मैंने लेखन को क्यों चुना शोधार्थी होते हुए भी, तो उसमें यदि हम गहराई में जाएं तो जब हम बीएससी में थे तो बीएससी में मेरा माध्यम हिंदी
था। और फिर जब मैं एमएससी में आई, पीएचडी किया, तो माध्यम अचानक से अंग्रेजी माध्यम हो गया। तो बीएससी और एमएससी में जब हम विज्ञान को पढ़ते थे, चाहे वो हमारे जीव विज्ञान के वनस्पति शास्त्र है, जूलॉजी है, रसायन है, इन सभी विषयों को जब हमने पढ़ा तो उसके लिए जो संदर्भ किताबें हम उपयोग करते थे वो ज़्यादातर अंग्रेजी लेखकों की हुआ करती थी। उसका ऐसा नहीं था कि हिंदी के लेखक नहीं थे विज्ञान की किताबों के लिए, लेकिन जब आप एक उत्कृष्ट स्तर पर पढ़ाई करते हैं तो उसके लिए उतना उत्कृष्ट किताबों की भी ज़रूरत होती है। तो मैंने ये महसूस किया कि हिंदी की जो विज्ञान की किताबें होती थीं उनका स्तर उतना नहीं होता था जितना कि हमारी जो हम अंग्रेजी के लेखकों की विज्ञान किताबें पढ़ते थे। तो कहीं ना कहीं ये एक कहना चाहिए कि कमी जैसी महसूस होती थी कि ऐसा क्यों है। तो वो बात कहीं एक दिमाग में बैठी, और माध्यम का भी जब परिवर्तन होता है तो बहुत कठिनाइयाँ विद्यार्थियों को आती हैं, जो मैंने भी उन कठिनाइयों से मैंने भी जूझी हूँ मैं उन कठिनाइयों से। तो मैं जब पीएचडी में आई तो मुझे लगा कि शोध तो सभी कर लेते हैं और मेरा जो शोध विषय है उस पर भी आगे काम काफ़ी हो सकता है, लेकिन क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि विद्यार्थियों को और समाज को भी इस विज्ञान की जो ज़रूरत है उसका पता चले, लोग उससे जुड़ें। तो मेरे दिमाग में ये आया कि जितना भी मैंने नोट्स तैयार किए हैं क्यों ना इनको एक ग्राह्य अंग्रेजी में लिखा जाए। तो फिर मैंने बैक्टीरिया, वायरस, साइनोफेज, फिजियोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस जितने भी मैंने पढ़ा था उन सबको मैंने ग्राह्य अंग्रेजी में पांडुलिपियाँ तैयार करना शुरू किया। और फिर खैर मैं पीएचडी के दौरान तो रिसर्च से जुड़ गई और मैंने उधर भी देखा कि किस तरह से रिसर्च के लिए भी जो मेथोडोलॉजी वगैरह होती हैं उसमें कठिनाइयाँ आती हैं। तो फिर मैंने मेरी पहली किताब आई रिसर्च मेथोडोलॉजी पर, जो मेरे मार्गदर्शक जो मेरे गाइड थे पीएचडी के प्रोफेसर वीपी सिंह सर, उनके साथ मैंने इस किताब को लिखा। साइंटिफिक पब्लिकेशन जोधपुर से ये पहली किताब मेरी प्रकाशित हुई थी। उसके बाद जब ये किताब आ गई तो थोड़ी एक हिम्मत आई कि हाँ, जो मैंने पांडुलिपियाँ तैयार की हैं उनको भी हम पुस्तक रूप में प्रकाशित कर सकते हैं। तो वो सारी अंग्रेजी की किताबें थीं। फिर दूसरा पड़ाव मेरे लेखन का आता है विज्ञान लेखन का, जो हिंदी में विज्ञान लेखन का था, वो गोवा में आई मैं 2004 में। तो यहाँ जब हम आए तो मैंने यहाँ पर हिंदी की कमी को महसूस किया और ख़ास तौर पर विज्ञान के क्षेत्र में हिंदी की कमी को मैंने ज़्यादा महसूस किया। तो मुझे लगा कि क्यों ना हिंदी में ही विज्ञान को अब लिखना चाहिए। तो वहाँ से मैंने हिंदी में ख़ास तौर पर विज्ञान का लेखन शुरू किया गोवा में आने के बाद। और एक चीज़ और होती है कि जब आप जॉब में रहते हैं, क्योंकि गोवा में आने के पहले मैं जॉब में थी, तो जॉब की कुछ बाध्यताएं होती हैं और लेखन यदि आपको करना है तो स्वतंत्र होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर जॉब की ऐसी कोई बाध्यता थी नहीं और हिंदी और विज्ञान दोनों मेरे पसंदीदा विषय रहे हैं। और जब मैंने इनको दोनों को मिलाया तो मुझे लगा कि बहुत ही सार्थक काम मैं कर रही हूँ। और तब से मेरा हिंदी में विज्ञान लेखन शुरू हुआ 2004 से, और अब तक मेरा प्रयास रहा है कि मैं हिंदी में विज्ञान को एक नई दिशा, एक नया दृष्टिकोण दे सकूं और विज्ञान ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हिंदी के माध्यम से पहुंच सके। डॉक्टर सुब्रता मिश्रा जी, जैसा आपने बताया कि आपने विज्ञान को हिंदी के माध्यम से सरल किया जी, अगर हम इसको इस बात से समझें कि यदि हम विज्ञान को हर क्षेत्र की उसकी क्षेत्रीय भाषाओं में रूपांतरित करें तो उससे क्या हमें लाभ मिलेगा? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि सिर्फ हिंदी ही नहीं, जैसे आप देखेंगे कि हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई है उसमें इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है, ख़ास तौर पर भाषा का ध्यान रखा गया है, क्योंकि ये एक कठिनाई ज़रूर आती है, चाहे वो विज्ञान की पढ़ाई हो चाहे दूसरे विषयों की पढ़ाई हो। ज़्यादातर जो संदर्भ किताबें हैं उच्च स्तरीय, उनका वो अंग्रेजी में है। क्षेत्रीय भाषाओं या हिंदी में उन किताबों की उपलब्धता बहुत कम है। तो इसलिए इस दृष्टि से भी हम देखें तो विज्ञान को क्षेत्रीय भाषाओं में भी ज़रूर लिखा जाना चाहिए। और एक समय आएगा, क्योंकि शिक्षा नीति में जैसे हम देख रहे हैं कि आजकल मेडिकल की पढ़ाई है या इंजीनियरिंग की पढ़ाई है, वो भी अब हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में कहीं कहीं होने लगी है और कहीं ऐसे संस्थान हैं जहां होने की तैयारी चल रही है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा जी ये अनुमोदित किया गया है कि उनका अगला सत्र जी
जो मेडिकल का है पढ़ाई है जी, वो अंग्रेजी की बजाय हिंदी में किया। तो इस तरह के जो हमारे पाठ्यक्रम शुरू होने जा रहे हैं उसमें निश्चित तौर पर हिंदी में और क्षेत्रीय भाषाओं में इन किताबों की ज़रूरत पड़ेगी। और वहाँ आप देखेंगे कि किस तरह से जो ये विज्ञान लेखन है जो, क्योंकि इन किताबों को हमें चाहिए, वो जो भी कोर्स आ रहा है उसके लिए किताबों का होना ज़रूरी है। तो वहाँ ये हिंदी में विज्ञान या क्षेत्रीय भाषा में विज्ञान जो है वो बहुत आगे बढ़ेगा। डॉक्टर सुब्रता मिश्रा जी, जैसे अभी आप विज्ञान को हिंदी में लिख रही हैं और हमने इस संदर्भ में बात की कि क्षेत्रीय भाषाओं में, तो अभी जो आप हिंदी में विज्ञान के लिए लेखन कर रही हैं उसमें आपको क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, और वही समस्याएं क्या क्षेत्रीय भाषाओं के साथ भी आ सकती है, तो उनका समाधान कैसे देखेंगी आप? जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, क्योंकि चाहे वो हिंदी हो चाहे क्षेत्रीय भाषा हो, जब हम विज्ञान का लेखन इन भाषाओं में करते हैं तो बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। एक तो सबसे बड़ी कठिनाई ये आती है कि जो भी हम संदर्भ लेते हैं वो आपको मौलिक रूप से हिंदी में नहीं मिलती है वो किताबें, और ज़्यादातर जो भी चीज़ है उसको अनुदित किया जा रहा है, जो गलत है। क्योंकि कोई भी चीज़ को आप यदि अनुवादित करेंगे तो उसमें वो मौलिकता नहीं आ पाएगी। इस बात का बहुत ध्यान हमें रखा जाना चाहिए, चाहे वो हिंदी में हम उसको विज्ञान को लिख रहे हो या किसी क्षेत्रीय भाषा में, तो अनुदित नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज़ एक और है कि जितनी भी हमारी अंग्रेजी में उपलब्ध विज्ञान की किताबें हैं, चूँकि वो अंग्रेजी लेखकों की हैं, और दूसरी जो अनुदित किताबें हैं वो भी अंग्रेजी लेखकों के किताबों से अनुदित किया गया है, तो वो जो परिवेश होता है, चाहे वो उदाहरणों का हो विज्ञान के या फिर किसी स्थान विशेष का हो, तो वो जो भी चीज़ है वो विदेशी परिवेश की होती है। तो आवश्यकता इस बात की है कि हम यदि विज्ञान को अपने भारत के लिए लिख रहे हैं तो वहाँ उदाहरण भी भारतीय होना चाहिए, स्थान भी जो है जिनका हम जिक्र करते हैं संदर्भ देने के लिए, विज्ञान को समझाने के लिए, तो वो भी भारतीय परिवेश के होना चाहिए। तो इस दृष्टिकोण से जो भी अब नई किताबें मौलिक स्तर पर ही विज्ञान में लिखी जाएंगी हिंदी में और क्षेत्रीय भाषाओं में, उनका ये विज्ञान लेखक विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखेंगे ताकि जो बच्चे हैं, जो विद्यार्थी हैं या आम व्यक्ति भी विज्ञान को पढ़ रहा है तो वो भारतीय परिवेश में लेके जब उसको पढ़ेगा तो वो ज़्यादा उसको सही तरीके से समझ सकेगा। डॉक्टर सुब्रता मिश्रा जी, जैसे आपने बताया कि हम सारी अभी पुस्तकों का अनुवादित करते हैं जी, हम अपनी जो इस भाषा में अनुमोदन कर रहे हैं तो वो तो खोजी गई सारी पुस्तकों में जो भी विज्ञान है उसका अनुमोदन है जी। जो नया विज्ञान आ रहा है, जो नई नई अनुसंधान चल रहे हैं जी। हमें उसके बारे में अगर पता करना है, उसके बारे में लिखना है, तो उसमें भी हमें हिंदी या क्षेत्रीय भाषाओं का योगदान लगेगा। जी जी। उसके लिए आप क्या विचार रखते हैं? वही बात है कि जैसे मैं अपनी बात करूं कि बहुत से ऐसे विज्ञान के विषय हैं, जैसे आपने कहा कि नए नए विज्ञान के विषय आए हैं, बिल्कुल सही कहा कि विज्ञान को यदि हमें आगे बढ़ाना है या हम कहें कि विज्ञान का भविष्य क्या है, तो देखिए चाहे वो न्यूटन ने एक खोज कर दी गुरुत्वाकर्षण की, अब आप उसी चीज़ को लेके आगे नहीं बढ़ सकते, कुछ नया होना चाहिए। जैसे आज का कंप्यूटर के क्षेत्र में या तकनीकी के क्षेत्र में, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कितना बदलाव आ रहा है, या हर व्यक्ति समाज का, मोबाइल को ही ले लीजिए, मोबाइल भी अपने आप में एक विज्ञान है, हर व्यक्ति उसका उपयोग कर रहा है, लेकिन उसके पीछे क्या विज्ञान है। या हम मेडिकल की बात करें, आज जब से कोरोना आया आप देखेंगे लोग स्वास्थ्य के प्रति बहुत सतर्क हो गए हैं। तो जो इस तरह की चीज़ें हैं उनको यदि आपको आगे लेकर आना है, लोगों से जोड़ना है, तो उसके लिए ज़रूरी होगा कि विज्ञान को नए नए जो विषय हैं उनको हम जैसे जो विज्ञान लेखक हैं, या आप देखेंगे कि आजकल समाचार पत्र जो हैं वहाँ भी, या छोटी जो विज्ञान की पत्रिकाएं नहीं हैं, जो साधारण पत्रिकाएं हैं, उनमें भी कुछ ऐसे पन्ने हैं जो फिक्स कर दिए गए, विज्ञान का एक कॉलम दे दिया गया है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। समाचार पत्रों में एक समय ऐसा था कि कभी कभार ही विज्ञान के समाचार आया करते थे, लेकिन आप पिछले कुछ सालों से देख रहे होंगे कि विज्ञान के समाचारों को भी समाचार पत्रों में एक स्थायी रूप से स्थान दिया जाने लगा है। और वो इसके कारण क्या हो रहा है कि जो लोग हैं वो विज्ञान की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। ये नहीं कि सिर्फ आप पाठ्य पुस्तकों में ही विज्ञान को पढ़ना है, आम लोग भी उसकी तरफ
आ रहे हैं और ये वही नए नए विषय हैं, चाहे वो मेडिकल के हों, अंतरिक्ष में आप देखिए जब से हमारे इसरो ने मंगलयान चंद्रयान लेकर आए हैं तब से लोगों का ध्यान भी अंतरिक्ष विज्ञान की तरफ जाने लगा है। तो ये वो चीज़ें हैं या हम कह सकते हैं वो साधन हैं जिनके माध्यम से कि विज्ञान जो है वो लोगों तक पहुंच रहा है और उसमें कहीं ना कहीं हमारी हिंदी भाषा और क्षेत्रीय भाषा में जो बातें आ रही हैं विज्ञान की, उन्होंने लोगों को और विज्ञान के बीच का जो एक गैप था उसको कम किया है। जी। हिंदी में आपने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी हैं, उनके विषय में थोड़ा बताइए। जी, हिंदी में मेरी जैसा आपने कहा कि मेरी कुल तो 25 किताबें हैं, लेकिन वो मैंने विद्यार्थियों के लिए लिखी थी तो वो अंग्रेजी की थी, लेकिन हिंदी में जो मेरी किताबें हैं वो अब तक 3 किताबें आ चुकी हैं और आगे निकट भविष्य में आपको और भी मेरी हिंदी में विज्ञान की किताबें मिलेंगी। जो मेरी पहली किताब थी जिसका आपने जिक्र किया था, भारतीय अंटार्कटिक संभार तंत्र, वो मेरी पहली किताब है हिंदी को में जिसको मैंने लिखा था और वो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से प्रकाशित हुई और यही वो किताब है जिसको महामहिम प्रणब मुखर्जी के कर कमलों से जो हमारा गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग है वो हिंदी में मौलिक जो विज्ञान लिखा जाता है उसके लिए पुरस्कृत करता है। तो मेरी भारतीय अंटार्कटिक संभार तंत्र पुस्तक को ये पुरस्कार का सम्मान मिला। इस किताब में मैंने आपको पता होगा कि जो अंटार्कटिक अभियान हमारे देश से जाते रहे हैं, तो इस किताब में ख़ासतौर पर पहले अभियान से लेकर 30वें अभियान तक की सारा जो वृतांत है और ख़ास तौर पर उसमें संभार तंत्र का मतलब मैं स्पष्ट करना चाहूँगी कि जो भी जिसको हम अंग्रेजी में लॉजिस्टिक कहते हैं, तो हमारे जो अभियान जाते हैं भारत के जिसमें वैज्ञानिक अलग अलग तरह के शोध करते हैं, एक पूरा दल जो है हर साल जाता है, तो उस दल का प्रबंधन हमें जो कौन करता है कि भाई अंटार्कटिक गए हैं तो उसके खाने पीने से लेके रहने, संचार है, वैज्ञानिक जो भी काम कर रहे हैं उसका उपकरण है, ये सारा प्रबंध जो करता है वो संभार तंत्र करता है। तो उसकी पूरी जानकारी इस किताब में रोचक शैली में लिखी गई है ताकि लोगों को पता चले कि किस तरह से अंटार्कटिक जैसी जगह में भी हमारे यहाँ के लोग काम करते हैं और उसके पीछे काम करने वाला अंटार्कटिक संभार तंत्र है। दूसरा एक और विषय जो मेरी किताब का है वो समुद्र विज्ञान का है, अंतर्राष्ट्रीय हिंद महासागर अभियान के 50 वर्ष, स्वर्णिम 50 वर्ष। तो ये एक बहुत ही, ये भी बिल्कुल अनछुआ विषय था जिस पर किसी ने अभी तक किताब लिखी नहीं थी और इस किताब में मैंने पूरी जानकारी दी है कि किस तरह से हमारे देश में जो समुद्र विज्ञान के अध्ययन की शुरुआत हुई है और इस अभियान का कितना बड़ा योगदान रहा है और इस समय भी वर्तमान में कौन कौन से लोग या किस तरह से हमारे जो शोधार्थी हैं वो समुद्र विज्ञान में कैरियर बना सकते हैं, वो कौन से संस्थान हैं जहां इस तरह के काम चल रहे हैं। और तीसरी जो मेरी किताब है वो अनुदित किताब है हिंदी की, और जो हमारे अंटार्कटिक का पहला अभियान गया था उसके जो दल नेता थे डॉक्टर S.Z. कासिम, उन्होंने ये किताब लिखी थी अंटार्कटिका पर, जिसका मैंने हिंदी में अनुवाद किया है और बहुत ही मैं समझती हूँ इतनी रोचक शैली में ये किताब लिखी भी गई है और अनुदित भी की गई है कि पाठकों ने इसको बहुत पसंद किया है और इसको यदि जब कोई पढ़ता जाता है तो ऐसा लगता है कि वो खुद भी जलयान में बैठा हुआ है और अंटार्कटिका की यात्रा कर रहा है। तो इस तरह से ये मेरी तीनों किताबें हैं और तीनों ही अनछुए विषय हम कह सकते हैं। मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि जो विज्ञान के जो विषय में चयन कर रही हूँ वो हों जिन पर कम लिखा गया है, क्योंकि बहुत से विषय ऐसे होते हैं जिन पर बहुत दोहराव होता रहता है, तो ज़्यादातर मैं इसी तरह की किताबें लिखती हूँ। अच्छा, क्या आपने विज्ञान के अतिरिक्त भी हिंदी भाषा में और कोई किताबें लिखी हैं? जी, मैंने विज्ञान तो खैर मेरा मूल विषय है जिस पर मैं लेखन करती हूँ, लेकिन कई समसामयिक विषयों पर मेरे लेख भी आते रहते हैं, कविताएं भी मैं लिखती हूँ। और एक कह सकते हैं कि एक विषय था हमारे देश का, काफ़ी चर्चित विषय रहा है, धारा 370 का, कश्मीर को लेकर। तो उस समय मैंने एक किताब लिखी थी 2015 में, धारा 370 मुक्त कश्मीर। हालांकि वो कोई विवादास्पद किताब नहीं है, उसमें हम 2013 में जब कश्मीर गए थे तो वहाँ मैंने देखा कि
कश्मीर में कोई इस तरह का कोई माहौल नहीं था जैसा कि दिखाया जाता है धारा 370 को लेके। तो वो मिथक मैंने इस किताब के माध्यम से तोड़ा कि ऐसा कुछ भी कश्मीर में नहीं है। मैं खुद कश्मीर अपने परिवार के साथ होकर आई, तो हालांकि बाद में तो अब इस किताब की कोई प्रासंगिकता उतनी रह नहीं जाती है, लेकिन अभी भी काफ़ी पसंद इस किताब को किया जा रहा है, क्योंकि इसमें मैंने कश्मीर के बारे में, उस समय के हालातों के बारे में इसमें लिखा था। और धारा 370 कोई हवा नहीं था, इस किताब में मैंने इस बात को स्पष्ट किया था। डॉक्टर सुब्रता मिश्रा जी, वर्तमान में आप विज्ञान लेखन के प्रसार को विज्ञान के लिए किस तरह से देखती हैं? हिंदी में जो लेखनकार है वो कितना आगे बढ़ रहा है या कैसे बढ़ सकता है, इसके विषय में आप कुछ बोलेंगे? हिंदी में जो विज्ञान का प्रसार है वो पिछले कुछ सालों से, जब से आप देखेंगे सोशल मीडिया आया है या कंप्यूटर पर हिंदी की उपलब्धता, हिंदी टाइपिंग करने की जब से यूनिकोड वगैरह आया है, क्योंकि ये एक हिंदी की बड़ी मुश्किल कह सकते हैं हुआ करती थी कि लोग आसानी से हिंदी को टाइप नहीं कर पाते थे। लेकिन जब से मोबाइल, सोशल मीडिया ये आए हैं और हिंदी का लेखन आसान हो गया है, और साथ ही साथ आप देखेंगे कि जो विज्ञान के जो विषय हैं उनको हिंदी में लिखा जाने लगा है और मोबाइल पर लोग आसानी से उपलब्ध हो गई है जानकारियाँ, तो लोग उसकी तरफ झुके, जैसा मैंने कहा भी। तो विज्ञान का प्रसार, और एक चीज़ और है मैं कहना चाहूँगी कि जनरली सामान्य तौर पर लोग ऐसा सोचते हैं कि विज्ञान लेखन यानी सिर्फ विज्ञान का लेख लिखना है। ऐसा नहीं है। जिस तरह से कि हमारे साहित्य में बहुत सी विधाएं होती हैं, इसी तरह से विज्ञान लेखन में भी विज्ञान कविताएं हैं या विज्ञान के नाटक हैं, कहानियां हैं, गल्प हैं, ये अलग अलग विधाएं हैं। आप देखेंगे अभी पिछले 1 साल से सुरेंद्र लखेरा जी ने एक जैसे विज्ञानकू एक आया है, जैसे हाइकू होता है ना छोटा सा, इसी तरह से विज्ञानकू आया है। तो ये बहुत सी विधाएं प्रचलित हैं और जो भी व्यक्ति जिस विधा को पसंद करता है उस विधा के हिसाब से विज्ञान को पढ़ सकता है। तो ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि विज्ञान लेखन यानी सिर्फ विज्ञान की मोटी मोटी किताबें हैं या कि विज्ञान के लेख हैं। जिनको यदि छोटे छोटे तरीके से विज्ञान को पढ़ना है तो वो कविताएं, आजकल विज्ञान कवि सम्मेलनों का भी बड़ा दौर शुरू हो चुका है। तो ये बहुत सा सरस, हम कह सकते हैं कि इन माध्यमों ने विज्ञान को लोक प्रसार के दृष्टिकोण से बहुत सरल सहज बनाया है और लोग इससे जुड़ भी रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि विज्ञान ने खुद अपनी तकनीक निकालकर अपना प्रसार किया है। बिल्कुल बिल्कुल जी, यही इस बात के लिए कह सकते हैं जी। हम वर्तमान स्थिति में विज्ञान की जो पत्रिकाएं निकलती हैं उनके प्रकाशन की स्थिति का क्या, के ऊपर आपका क्या विचार है? आप बहुत अच्छा प्रश्न किया, क्योंकि ये एक मैं समझती हूँ कि यहाँ हम संतोषजनक स्थिति नहीं है। विज्ञान में, हिंदी में विज्ञान की किताबों का जो प्रकाशन है या जो लेख होते हैं वहाँ कुछ कठिनाइयाँ विज्ञान लेखकों को आती हैं, क्योंकि जितने भी हमारे उत्कृष्ट प्रकाशन हैं हिंदी में जो प्रकाशित करते हैं किताबों को, वो हिंदी में विज्ञान की जो किताबें हैं उनको प्राथमिकता नहीं देते हैं, क्योंकि उनको उसमें कोई लाभ नहीं दिखाई देता है। उनको लगता है कि यदि विज्ञान की हिंदी की किताब है तो वो ज़्यादा नहीं चलेगी, तो उनको उतना वो लाभ नहीं उठा पाएंगे। तो ये एक परेशानी आ रही है। उसके लिए भले ही कह सकते हैं कि लोग कहेंगे कि भाई आजकल तो ज़माना ये है कि आप अपनी खुद की किताबें निकाल लीजिए, ऑनलाइन आजकल किताबें प्रकाशित हो जाती हैं, लेकिन उसमें वो स्थिरता नहीं रह पाती है। और हमारे देश में एक चीज़ और है कि जो हिंदी में विज्ञान लेखन कर रहे हैं लेखक, उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपनी कोई किताब निकाल सकें। तो यहाँ थोड़ा सा संशोधन या सुधार या विचार करने की ज़रूरत है। और जहाँ तक विज्ञान पत्रिकाओं की बात है तो वो भी उतनी नहीं है हमारे यहाँ। बहुत पुरानी जो हमारी विज्ञान प्रगति है या आविष्कार है, इलेक्ट्रॉनिकी आपके लिए, ये काफ़ी प्रतिष्ठित पत्रिकाएं हैं और तो इसमें बार बार वही लेखक नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा ज़रूरत है कि कुछ नई विज्ञान पत्रिकाएं जो हैं वो आनी चाहिए। नए विज्ञान लेखक, जो नवोदित विज्ञान लेखक हैं, उनको भी स्थान जो है मिलना चाहिए। कई बार क्या होता है कि लेख कोई दिया गया है और पता ही नहीं चल पाता लेखक को कि आएगा कि नहीं आएगा, और मान लीजिए देर सवेर छपा भी तो वो लेख की जो प्रासंगिकता है वो उस समय ख़त्म हो जाती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनका ध्यान हमें रखना चाहिए। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो भी पत्रिकाएं हैं
उसमें विज्ञान का लेखन जो है वो इस स्तर का हो कि लोगों को एक तो अच्छे से समझ में आए जी। और दूसरा रोचक हो रोचक होना चाहिए। और लोगों को पढ़ने में रुचि आए और रोज के उपयोग में आने वाली विज्ञान जी। उसका अगर ज़्यादा से ज़्यादा उसमें उपयोग किया जाए जी। उस पत्रिका में, तो मुझे लगता है कि इस समस्या का बहुत हद तक समाधान मिल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल जी। अंत में मैं सिर्फ आपसे यही पूछूंगा कि यदि कोई आदमी अपनी क्षेत्रीय भाषा में या हिंदी में विज्ञान लेखन को अगर अपना कैरियर बनाता है तो उसके लिए क्या संभावना है? बहुत संभावनाएं हैं, क्योंकि ये एक तो नई चीज़ है। जैसे मैंने कहा, शिक्षा नीति आने से इसका जो ज़रूरत है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो कैरियर बनाने के लिए इसका भविष्य बहुत उज्जवल है, क्योंकि जो भी जैसे पत्रकारिता में मैंने कहा कि हमारे यहाँ विज्ञान पत्रकारिता भी पाठ्यक्रम में आ गई है और विज्ञान की किताबों की ज़रूरत है, लेखों की ज़रूरत है, लोगों को विज्ञान से जोड़ने की ज़रूरत है। तो जितने भी नए नए विज्ञान लेखक आएंगे या विज्ञान पत्रकारिता से जुड़े लोग हैं, तो उनके लिए भविष्य मैं समझती हूँ कि बहुत ही उज्जवल है और उन्हें निश्चित तौर पर इस क्षेत्र में आगे आना चाहिए, अपना कैरियर बनाना चाहिए। तो बहुत ही सुखद भविष्य विज्ञान लेखन का क्षेत्रीय और हिंदी भाषाओं में रहेगा। तो दर्शकों, आज आप लोगों ने हिंदी और विज्ञान के विषय में ये चर्चा सुनी। आशा है आपको ये चर्चा पसंद आई होगी। इसके लिए डॉक्टर सुब्रता मिश्रा हमारे स्टूडियो में पधारी, जिसके लिए हम अपने स्टूडियो की तरफ से उनका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद।